नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। काफ़ी टॉपिकों को हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत देख रखा है। आज हम देखेंगे इस संविधान के भाग और उसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर दोस्तों आपसे गुजारिश है कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का जो चैनल है आप इसका खुलकर सपोर्ट करें। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो जितना ज़्यादा आप भरोसा दिखाएंगे दोस्तों उतना ज़्यादा चैनल आपको सपोर्ट करेगा। आप यकीन मानिए द सक्सेस पॉइंट एट द रेट उन्हीं टॉपिकों को लाता है, कोई फालतू का टॉपिक नहीं होता है। वही टॉपिक होते हैं जिससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे आप ये जान सकें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के टॉपिकों से आते हैं और कहाँ से आते हैं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे के शानदार सेशन का आगाज करते हैं। चलिए तो संविधान के भाग के बारे में देख लें। तो संविधान का भाग और विषय वस्तु, पहला भाग जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अगला जो भाग है यानी भाग 2 वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 का संबंध जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है। भाग 4A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। भाग 5 का संबंध है संघ सरकार से। भाग 6 यानी 6 का संबंध है राज्य सरकार से। भाग दोस्तों इसमें कुछ छूट गया है। 8वें का संबंध केंद्र शासित प्रदेश से है। 9 का संबंध पंचायत से है। आगे चलते हैं। 9A का संबंध दोस्तों नगर पालिकाओं से है और 9B का संबंध सहकारी समितियों से है। भाग 10 का संबंध अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से है और भाग 11 का संबंध संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से है। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से है। भाग 13 की बात करें तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A की बात करें तो न्यायाधिकरण। भाग 15 की बात करें तो चुनाव। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 17 की बात करें तो राजभाषाएं। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 विविध। भाग 20 की बात करें तो संविधान में संशोधन। भाग 21 की बात करें तो स्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ निर्गमन का संबंध किया गया है। भाग जो 7 है दोस्तों वो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य और 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसीलिए इसमें नहीं आया है। बात समझ में आ रही है? 1956 के 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब निष्कर्षता देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों, आकांक्षाओं का प्रमाण है। इसका निर्माण सावधानी पूर्वक किया गया है, जो ऐतिहासिक संघर्षों, दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है और यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी, समृद्ध समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने मूल्यों को बनाए रखने, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। यानी जो संविधान है वो अपने भारतीय नागरिकों का मार्ग प्रदर्शित करता है और क्या करता है कि स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों संबंधित अवधारणाएं। संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है
जहाँ संविधान सर्वोच्च होता है और संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती हैं। जितने भी संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं वो कैसे संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती हैं। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंदर राज्य को अपने कार्य संचालन करना पड़ता है या सरकार पर भी सीमाएं आरोपित करते हैं। आगे चलते हैं, संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो दुनिया भर के संविधानों को निम्नलिखित श्रेणियों और उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं प्रकार, स्वरूप और उदाहरण। संहिताबद्ध यानी कोडिफाइड की बात करें तो एकल अधिनियम दस्तावेज से संबंधित है इसका रूप, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में आता है। और असंहिताबद्ध की बात करें तो ये लिखित दस्तावेजों आंशिक रूप से अलिखित है, जैसे इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इनके जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है यानी लिखित नहीं है। आगे देखते हैं, अब जैसे जैसे हमने समझा है उसके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों, संघ और इसका क्षेत्र। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 1 से माफ कीजिएगा, थोड़ा सर्दी हो गई है मुझे। संविधान अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 1, संघ और उससे संबंधित क्षेत्रों का विवरण। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का परिसंघ होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत और भाग 1 में जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है। और भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में इसको कहा गया है, और ना कि ये क्या होगा, राज्यों का परिसंघ होगा। तो ये बात गलत होगी क्योंकि राज्यों का परिसंघ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अनुसूची 1 की बात करें तो राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र आते हैं। भारत के क्षेत्र की बात करें तो 3 श्रेणियों में, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बटा है। अब राज्यों का क्षेत्र की बात करें तो 28 राज्य हैं, 8 राज्य क्षेत्र हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनका निर्माण 1956 में हुआ। लक्षद्वीप 1956, चंडीगढ़ 1966, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1962, पांडिचेरी 1962, लद्दाख 2019, जम्मू कश्मीर 2019, दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव 2020। बात समझ में आ रही? आगे है संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों, ये 2020 के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण एवं प्रशासन, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। राज्यों की बात करें तो राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का विवरण साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अधिग्रहित क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम पूर्व केंद्र शासित प्रदेश यानी अरब राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। राज्यों के संघ की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है, भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ की भांति राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी जो राज्यों का संघ है उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। भारत का क्षेत्र भारतीय संघ है। आगे देखते हैं, भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र की ज्यादा व्यापक अभिव्यक्ति, यानी भारत के क्षेत्र की ज्यादा अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य शामिल है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। आगे पॉइंट क्या है, यह भारत के क्षेत्र के सिद्धांत की तुलना में संकीर्ण और धारणा है क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल है। अब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि सन 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। कब? 2019 तक। आगे है, 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान आदेश जम्मू कश्मीर में लागू संशोधन आदेश 2019 इस राज्य का विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 2019 में। आगे है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में विभाजित कर दिया। क्या है? केंद्र राज्य शासित राज्य जम्मू कश्मीर विधानमंडल के साथ होगा। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर इसमें पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं।
कारगिल को छोड़ दीजिए और लेह जिले को छोड़ दीजिए। आगे है केंद्र शासित राज्य लद्दाख विधानमंडल के बिना होगा और इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे। याद रखिएगा, ये जो लद्दाख है उसमें विधानमंडल नहीं है और जो केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर है वो विधानमंडल के साथ होगा। आगे है संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। इस संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में हुए समझौते को अनुसरण करते हुए भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश को कुछ प्रदेशों के हस्तांतरण करने का प्रावधान है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित होगा केंद्र शासित प्रदेश। उनका प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, न कि राज्य का प्रमुख। उपराज्यपाल दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रशासक की बात करें तो चंडीगढ़, दादर नगर हवेली व दमन और दीव और लक्षद्वीप। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली राज्य विधायिका समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर पर कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर पर कानून बना सकती है। पांडिचेरी जो आती है वो समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बना सकती है। ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। नोट की बात करें तो संविधान के अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति कैसे है। पहला है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों, राज्य सूची सहित के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद क्या करती है, तीनों सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला है राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होते हैं। आगे है संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। संसद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। आगे है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की बात करें तो इसके तहत सामान्य हितों के मामलों में सलाह देने के लिए भारत में जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है जो अनुच्छेद, याद रखिएगा विशेष प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 239 के आ से संबंधित है। आइए देखते हैं। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा, सीधे लोगों द्वारा चुना जाना तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद 10% की व्यवस्था भी की गई है। आगे है भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की राय के अंतर के मामले में उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उपयुक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं तथा क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या आकस्मिक प्रावधान बना सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। उपराज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश की विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होगा। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं तथा उनके फैसले के अनुसार कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्शी समितियां। पहला है भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियम 1961, गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त और बजट से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। आगे है सभी 5 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के बिना जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख, इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्री सलाहकार समिति, प्रशासक सलाहकार समिति का फोरम है। आगे है
गृह मंत्री सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, जो गृह मंत्री सलाहकार समिति की अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। आगे है प्रशासनिक सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रशासक द्वारा की जाती है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तो केंद्र के साथ संबंध संघीय होता है राज्यों में, और जो केंद्र शासित प्रदेशों में एकात्मक संबंध होता है। अगर बात करें राज्य में तो शक्तियों का केंद्र के साथ साझा विवरण करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उनका प्रशासन और नियंत्रण सीधे केंद्र द्वारा होता है। राज्य स्वायत्तता रखते हैं, ये स्वायत्तता नहीं रखते। राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता होती है, और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं होती है। कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं। कार्यकारी प्रमुख को विभिन्न पदनाम से जाना जाता है, प्रशासक, उपराज्यपाल, और एक नाम और है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्यायुक्त। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रशासक राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। संसद अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकते, जबकि संसद केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्य सूची के अंतर्गत 3 सूचियों के विषय के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आइए आगे चलते हैं। अब नागरिकता से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। तो भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक और एक विदेशी। पहला है नागरिक की बात करें तो अंततः सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक को सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी की बात करें तो मित्र विदेशी या विदेशी सभी नागरिकों और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। संविधान में प्रदत्त वे अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं मिल सकते, जैसे 15वां धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अधिकार। 16 लोक नियोजन में अवसर के लाभ का अधिकार। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाना, सम्मेलन करना, परावर्तन, निवास और व्यवसाय चयन का अधिकार। ये सब क्या है? विदेशियों को नहीं मिलते। अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो सांस्कृतिक और सांस्कृतिक अधिकार ये भी नहीं मिलते हैं। आगे है लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान का अधिकार है। संसद एवं राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चयन का अधिकार है, किसको? नागरिक, जो नागरिक होते हैं। आगे है राष्ट्रपति के समान सार्वजनिक स्वामित्व का अधिकार। भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से दोनों तरह से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म लेकर या प्राकृतिक रूप से ही राष्ट्रपति बन सकता है। संवैधानिक प्रोविजन देख लेते हैं। तो संविधान के भाग 2 में व्याख्यान 5 से विवरण 11 तक शिक्षा से संबंधित प्रस्तुति दी गई है, यानी 5 से 11 तक शिक्षा से संबंधित प्रदान किया गया है। संविधान में नागरिकता के संबंध में प्रतिष्ठित और विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए। इसमें केवल संविधान लागू होने की तारीख के समय नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है। 26 जनवरी के अकॉर्डिंग संविधान सभा को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करे। किसको? संविधान सभा। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। अनुच्छेद 5 पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। 7 की बात करें तो पहले पाकिस्तान गया और बाद में भारत में पुनर्वास करने को दी गई अनुमति। 8वें का भारत के मूल निवासी की नागरिकता के किसी अन्य देश की नागरिकता का समापन, किसी अन्य देश की नागरिकता का अंततः समापन। आगे है नागरिकता की गोपनीयता, जब तक इस संसद में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। छेद 11 की बात करें तो नागरिकता के अधिकार को नागरिकता के अधिकार द्वारा प्रदान किया जाता है। संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सकती है। कौन? संसद बना सकती है। याद रखिएगा, नागरिकता अधिनियम दोस्तों, सिस्टम के अर्जन, एक शख्स जो भारत में जन्मा हो
उसके लिए क्या है कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या है कि 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी उस बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। तीसरा क्या है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म व्यक्ति माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध विदेशी ना हो। चौथा पॉइंट क्या है कि जो भारत में विदेशी राजघराने और शत्रु देशों के नागरिकों के बच्चे भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ये जो सिस्टम है, अब वंश के आधार पर कैसे उनको वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। तो एक शख्स जो भारत के बाहर हो और जन्मा हो, तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच और उसके पिता भारत के नागरिक हो गए हों, तब उसको मिल सकती है नागरिकता। दूसरा है 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो गया हो, तब भी उसको नागरिकता मिल सकती है। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जब तक उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर या इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति से भारतीय दूतावास में उनका पंजीकरण जारी हो गया हो। अब पंजीकरण के द्वारा देखते हैं नागरिकता कैसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, वीडियो को कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताएं। तो पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से प्रवासी नहीं है, आवेदन के आधार पर नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि वह कुछ निश्चित पात्रता पूरी करता है और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले। फिर देशीकरण के द्वारा क्या है माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो द्वारा आवेदन किया जा सकता है, उसके देश का प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकता है, यदि वह कुछ निश्चित योग्यता को पूरा करता हो। फिर भूमि विस्तार के द्वारा यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों से उन लोगों को सुनिश्चित करती है जो भारत के नागरिक हैं। ऐसे लोग दिनांकित तिथि से भारत के नागरिक होंगे। समझा रही, पूर्ण आयु, वयस्क और क्षमता, स्वस्थ मानसिक और भारत का कोई भी नागरिक स्थिति पद से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के बाद वह भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा है, ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चों की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा वयस्क होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं। फैजगी से बात करें तो जब कोई भारतीय नागरिक पद से होशो आवास में कागजी और बिना दबाव, अनुचित प्रभाव या मजबूरी के किसी अन्य देश की नागरिकता मान्यता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझा रही है। वचन से केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाती है यदि पहला, फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, भारतीय संविधान का अनादर किया हो, युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या फिर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या देशीकरण से प्राप्त किया गया हो। पांचवा है, 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में या ऐसे वचन से क्या होगा, उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। एकल वजीफा की बात करें तो हालांकि भारत में संघीय संविधान और द्वितीय राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य को विभाजित किया गया है, लेकिन यहाँ केवल एक नागरिकता की व्यवस्था लागू है, अर्थात संघीय निष्ठा भारतीय नागरिकता को भी प्रभावित करती है। आगे है, यहाँ अमेरिका और जापान की तरह के राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। फिर है, भारत में सभी नागरिकों को किसी भी राज्य में जन्म लेने, निवास करने, पूरे देश में एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त होता है और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हालांकि भेदभाव रहित ईसाई धर्म का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है। फिर है, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता के प्रावधान के साथ एक समान अधिकार विशेष मामलों के अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अगर आप मेरे वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।